सो स्पेशली आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया. ऑल द एबीओज, ऑल द एसीज एंड आर मैनेजमेंट एंड स्पेशली रोशन सीनियर, मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि पिछले 2013 से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग हूँ एंड ओवर द टाइम मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपकी पार्टनर्स के लिए एंड हमारे लीडर्स के लिए जो सपोर्ट है वो हमेशा बहुत एंथुसियास्टिक रही है. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट. सो हमारे जितने भी इससे पहले एसी स्टेज पे आए तो उन्होंने हर पर्सन ने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात किया कि वो यहाँ आने से पहले उनका लाइफ कैसा था एंड एसोट ने उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म हो. तो मैं अमेलेक्सी ये क्वेश्चन मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत सारे पार्टनर्स पूछते हैं, स्पेशली जब वन ऑन वन हमें टाइम मिलता है, और मुझे सुन के बड़ा अचंभित होता है कि उनके पास तो दुनिया भर की स्टोरीज और बट कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज ऐसी होती है जिनको बार बार सुनने के बावजूद भी इंसान का मन नहीं भरता है ना. थैंक यू वेरी मच गुरुसेवक जी. टू बी ऑनेस्ट, अभी आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल. आई बिलीव कि अब भी बहुत कुछ है आगे जाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ. कितनी बार क्या है कि पार्टनर सोचते हैं कि मैं बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली से आ रहा हूँ, मेरे पापा ये होंगे. ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारी फैमिली में मेरे दादाजी के टाइम से चलती आ रही है. तो जब मैं ये तुम्हें लेट 70s की बात बता रहा हूँ, तो मेरे दादाजी जब रिटायर होके वापस आर्मी से वापस आए थे तो उन्होंने अपना एक बेकरी सेटअप किया था गढ़वाल में, उत्तराखंड के किसी रूरल एरिया में. ओके. और फिर वहाँ से विद टाइम करते करते देन माय डैड स्टार्टेड वर्किंग. जब वो बड़े हुए देन ही वेंट टू हांगकांग. फिर हांगकांग जाके उन्होंने अपना एक फास्ट फूड खोला था. ओके. सो ये एक बड़ी कनेक्टिंग सा पॉइंट है कि जैसे आपके जो डैड है वो आउट ऑफ इंडिया चले गए ना. सो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी पार्टनर्स जो आज यहाँ पे गैदर हुए हैं इनमें से बहुत सारे लोग पंजाब से. तो पंजाब के अंदर भी ये बड़ा एक कॉमन सा ट्रेंड है कि यार हम ना जैसे ही अपनी लाइफ को अगर हमें बिल्ड करना है तो हम भी आउट ऑफ इंडिया चलते हैं. सो प्लीज आप हमारे साथ वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए कि वो एक बंदे को लगता है कि यार मैं वहां पे चला जाऊंगा ना किसी दूसरी कंट्री में तो वहां पे जाके मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ. तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस है? तो पता है, एक हो सकता है कि इस बात से भी बहुत सारे पार्टनर्स यहाँ पे रिलेट करेंगे. यूजुअली होता क्या है कि जब भी किसी के रिलेटिव या उसके घर वाले कोई बाहर कंट्री में रह रहे हैं और वो टाइम टू टाइम 2 साल में 3 साल में वेकेशन लेके 1 आध महीने के लिए वापस आते हैं, तो हमारी परसेप्शन ऐसी होती है कि वो पता नहीं वहाँ पे राजाओं की तरह जी रहे होंगे टाइप का ना. ये बहुत कॉमन परसेप्शन है. आई डोंट नो आज के टाइम पे हो सकता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अवेयरनेस चीज़ें थोड़ा चेंज हुई होंगी, बट वो टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. तो आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे पापा बहुत ही बहुत ही लग्जूरियस लाइफ वहाँ हांगकांग में जी रहे होंगे. एंड जब मैं हांगकांग में लैंड किया फॉर द फर्स्ट टाइम 2004 में, तो तब जाके जो रियलिटी मेरे सामने आई वाज रियली बहुत अलग देन व्हाट आई एंटिसिपेटेड यहाँ पे बैठ के. एंड आई सॉ कि किस तरीके से मेरे पापा टू सपोर्ट आर वट एवर लाइफ वी आर लिव हम यहाँ पे इंडिया में जी रहे थे, उसको सपोर्ट करने के लिए वो हर एक छोटी चीज़ पे सेक्रीफाइस कर रहे थे. उनके रूम से लेके उनके मतलब लाइफस्टाइल से लेके उनके खाने पीने से लेके. एंड ये चीज़ मुझे तब भी जाके दिखाई दी जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम हांगकांग गया. तो एक पर्सपेक्टिव मेरा बहुत बड़ा चेंज हुआ, स्पेशली अबाउट लिविंग इन अदर कंट्रीज. स्पेशली जब लोग काम करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जाते होंगे तो वो तो खैर फैमिली के पैसे पे जा रहे हैं वहाँ पे, तो हो सकता है उनका लाइफस्टाइल सब कुछ ठीक ठाक होता होगा. बट जब भी कोई इंडिविजुअल फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है काम करने के लिए, तो जो लाइफस्टाइल हम एंटिसिपेट करते हैं और इमेजिन करते हैं यहाँ पे बैठ के, देन द एक्चुअल रियलिटी इट्स पोल्स अपार्ट. एंड उस दिन ही हांगकांग बहुत अच्छी जगह है, बट द डे आई एंटर्ड इन हांगकांग एंड सॉ द रियलिटी कि किस तरीके से माई डैड वॉज लिविंग वहाँ पे टू सपोर्ट आवर फैमिली इन इंडिया, आई स्टार्टेड हेटिंग दैट कंट्री फ्रॉम डे 1.
सो जब आपने ये डिसाइड किया कि हांगकांग से वापस इंडिया आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, स्पेशली अगर हम पंजाब में देखते हैं ना, तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी पर्सन अपना, स्पेशली अगर उनके पास कोई अपना प्रॉपर्टी है तो वो अपना सारा सेल करके पूरी फैमिली के साथ ही अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। एंड मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि हम इंडिया में जाके वापस बिजनेस डेवलप करते हैं? तो ये ना बड़ी बड़ी मतलब आयरनी सी सुनाई देगी, ये मैंने फर्स्ट हैंड भी एक्सपीरियंस किया है कि द मोमेंट जब जब तुम इंडिया से बाहर रहना चालू करते हो तो तुम्हें ज़्यादा इंडियन फील होने लग पड़ता है। ये तो है। जब तक हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो हो सकता है कि हम दो डिफरेंट स्टेट के लोग मिलेंगे तो वो अपने को इंडियन कम और स्टेट से ज़्यादा रेफर करते हैं ना, कि मैं इस स्टेट से हूँ, इस स्टेट से हूँ। तुम उस स्टेट के अंदर एंटर कर जाओ तो वो सिटी के नामों पे आ जाते हैं, मैं उस सिटी से हूँ, मैं इस सिटी से हूँ। तुम उस सिटी के अंदर घुस जाओ तो उनके मोहल्ले स्टार्ट हो जाते हैं, करते करते इंडिया में फिर हमारे पास कास्ट सिस्टम भी है तो एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। जी जी जी। बट द मोमेंट तुम इंडिया के बाहर रहना चालू करते हो तो वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें ना सडनली इवेपोरेट हो जाती हैं, एंड देन यू आर इंडियन। हुएवर यू मीट, डजंट मैटर वो कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से, कौन से मोहल्ले से, कौन से कास्ट सिस्टम को, रिलीजन को फॉलो करता है, डजंट मैटर। वहाँ पे फिर देन इट्स वो सब इंडियन पना चालू हो जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं हांगकांग जाके मैं इंडियंस को मिला वहाँ पे, तो वो जो एक रियलाइजेशन होती है कि मैं इंडियन हूँ, मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम हिट की वहाँ पे। एंड जब मैं हांगकांग की डेवलपमेंट को देख रहा था तो एक चीज़ का डेफिनेटली मुझे लाइफ में एडवांटेज हुआ है हांगकांग जाने के बाद, वो ये है कि मैं देख पा रहा था कि ये सब चीज़ें इंडिया में भी होने वाली हैं। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, है ना। बट मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि कितना टाइम। एंड वो टाइम पे मैं सोचा मे बी 1-2 साल, बट आज आके मुझे वापस आके 14 साल हो चुके हैं और अब मेरे बाल भी सफ़ेद होने लग पड़े। बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जिस दिन इंडिया भी हांगकांग जितना डेवलप हो। बट भले चाहे 13-14 साल लग गए, बट आई स्टिल सी कि हम ना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। एग्जैक्टली। सो द हार्ड वर्किंग को फाउंडर्स, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही हम ये तय कर सकते हैं कि इंडिया एक राइट डायरेक्शन में, और आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। सो जब एसोड को स्टार्ट करने का आइडिया आपके दिमाग में आया, सो आई वांट टू नो कि तब से लेके आज तक आपकी जर्नी कैसे रही है। मतलब हर पर्सन को अपनी, स्पेशली जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार पहले बड़ा टफ था, देन अगेन फिर मैंने चीज़ें करना स्टार्ट किया, फिर ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ, एंड देन फिर आई अचीव्ड एस रैंक एंड एबीओ रैंक। तो सेम एज एंटरप्रेन्योर आपकी जर्नी और लर्निंग्स क्या है? Well, to be honest, entrepreneur जो वर्ड है, एंड स्पेशली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस जो उस वर्ड को देखने का नज़रिया है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। लार्जली क्या है कि देखो, हर दिन इंडिया में देर आर न्यू स्टार्टअप्स जो फॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे वो खाना डिलीवरी करने वाला हो, चाहे फिर वो स्पेस में रॉकेट भेजने वाला हो, चाहे कोई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी कंपनी हो। जब और हमें सिर्फ और सिर्फ उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पता है who have really मेड इट बिग, है ना। मतलब आज भी अगर हम लेट्स से बोले कि भाई कौन सा एंटरप्रेन्योर है जिसको हम जानते हैं, मोस्ट लाइकली हम सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेने वाले हैं जो बहुत ही बड़े हो चुके हैं। हमें उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ नहीं पता है जो भी अपनी जर्नी के मिड में है। हमें उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ नहीं पता है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। हमें उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में नहीं पता है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से होके गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ की है वो ये है कि बिजनेस बिल्ड करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना और उसको फिर ग्रो करना, वो अपने आप में एक पेनफुल प्रोसेस है। वो इतना कोई फैंसी प्रोसेस नहीं है, इतना कोई फन प्रोसेस नहीं है। फन होता है, टाइम टू टाइम फन होता है व्हेन यू आर डूइंग न्यू थिंग्स, तो तुम्हें ऑफ कोर्स फन फील होता है, मज़ा आता है करने में। बट 80% ऑफ द बिजनेस is not innovation. 80% of the business is what you are doing day in and day out, every day.
एंड इमेजिन कि जब 80% टाइम तुम सेम ही चीज़ों को रिपीटेडली करने पे लगे हुए हो तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। बट वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट्स की वाई यू स्टार्टेड। अगर तुम्हारा स्टार्ट करने का रीज़न सॉलिड इनफ है, अगर तुम्हारा स्टार्ट करने का रीज़न बहुत मीनिंगफुल है तुम्हारे लिए, औरों का पता नहीं बट तुम्हारे लिए बहुत मीनिंगफुल है, तो देन द जर्नी बिकम्स लिटिल ईजियर। मैं ईजी तो नहीं कहूँगा बट चलो स्टिल ईजियर जर्नी हो जाती है। तो हर एक पार्टनर को स्पेशली इस हॉल के अंदर, बिकॉज यू चोज दैट पाथ, तुमने भी एंटरप्रेन्योर बनने का डिसाइड किया है। आई एम श्योर कि जब तुम अपना एजुकेशन ख़त्म करते हो तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ करियर चॉइसेस जो तुम्हारे टाइम पे, स्पेशली आज के टाइम पे, बट यू स्टिल चूज टू बी एंटरप्रेन्योर कि नहीं मैं अपना कुछ करूँगा। डू अंडरस्टैंड कि a journey of an entrepreneur, it's going to be difficult, but at the same time I have ये मैंने personally realize किया है कि a simple way, an easier way takes you nowhere. Difficult रास्ते तुमको अच्छी heights पे लेके जाते हैं। So kudos to you and thank you very much कि तुमने choose किया to be an entrepreneur rather than following other thousands of ways जो तुम जा सकते हो। ओके, सो ऑलमोस्ट जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो आपकी जर्नी के साथ इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बिकॉज कितने टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को शायद स्टेज का लाइफ और फ्लैशी लाइफ बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यार बड़ा सही होगा, बड़ी इस तरीके से चीज़ें होंगी, तो बट बैक ऑफ द स्टेज जो चैलेंजेस रहते वो ऑलमोस्ट हमारी लाइफ के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर वो डेली बेसिस पे चीज़ें सेम डिफिकल्टीज को हैंडल करना, प्रॉब्लम्स को देखना, एंड स्पेशली अगर आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे हो तो वो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट क्या आपको लगता है कि जिस आइडिया के साथ हम आगे बढ़े और जो ओवर द टाइम हमने डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को टैकल किया, हैंडल किया, इज इट वर्थ नाउ? टोटली या सो ये एक बहुत बड़ी चीज है, स्पेशली क्योंकि कितने टाइम जब इंसान खुद मेहनत करता है तो उसको ना बार बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या यार मैं जो कर रहा हूँ क्या इससे मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, मेरे मन को सुकून मिलेगा। सो आई एम टोटली एग्री विद यू कि फाइनली अगर आप कामयाब होने के लिए जितने भी एफर्ट डालते हो, ग्रो करने के लिए जितनी भी मेहनत करते हो, बट फाइनली अगर आपको वो बाय हार्ट फुलफिल्ड फील होता है, दैट इज द थिंग जिसको मैं सक्सेस मानता हूँ। सो एज वी ऑल नोज, हम हमेशा एक चीज के बारे में बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर भी, एंड इवन जब भी आपसे मिलने का भी मौका मिलता है, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट लीडरशिप कि अगर हमें ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, तो लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। सो आपका पॉइंट क्या है ऑन लीडरशिप? What is leadership? टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरा पर्सनल व्यू कुछ से वो लीडरशिप के ऊपर ये है कि जो लीडरशिप वर्ड है ना, ये बहुत ओवररेटेड वर्ड है। अभी तक इट्स बीन 13 years एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत सारे पार्टनर्स कम्युनिटी से, बहुत सारे मेरे इंटरनल टीममेट मेरे को एक लीडर कंसिडर करते हैं, बट मैं आज भी वही कर रहा हूँ जो मैं तब कर रहा हूँ। ठीक है, विद टाइम तुम्हारा स्केल डिफरेंट होता जाता है, एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ की रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करना कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं, और अगर तुम्हें कोई स्केलेबल कोई बड़ी चीज़ बनानी है तो देन तुमको एक टीम रिक्वायर्ड है। बिना टीम के तुम वो कभी भी नहीं कर सकते। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना शार्प ब्रेन हो, कितना इनोवेटिव ब्रेन हो, कितना विजनरी हो, बट यू नीड अ टीम। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आज भी मेरा काम वही है जो मेरा काम 2011 में जब हमने एसॉर्ट को स्टार्ट किया था। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि हो सकता है कि वहाँ पे और आज में मेरे थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली फ़र्क है पहले से, बट तब भी जो मेरा मेन मोटिव था या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ये था टू मेक श्योर कि हम इनोवेट करने पे लगे हुए, टू मेक श्योर कि हम अगले 5 साल 6 साल के बारे में सोच रहे हैं। हाउएवर ये दो चीज़ें करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स एंड थोड़ा लाइफ में तुम बेटर हो जाते हो तो हर कोई एक ना कंफर्ट जोन के अंदर घुस जाता है।
और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत चैलेंजिंग है, एंड स्पेशली तब जब तुम उसको एंजॉय करने लग पड़ते हो। तो आई थिंक लीडरशिप में ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनोवेट करते रहो, और एटलीस्ट इफ नॉट लाइक फॉर वेरी लॉन्ग, तो एटलीस्ट 2 या 3 साल के बारे में सोचो कि अगले 2-3 साल में तुम कहाँ पे देखना चाहते हो, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। एंड कंफर्ट जोन में मत एंटर करो, बिकॉज दैट स्पेस इज फुल ऑफ फन, है ना, मजा आने लग पड़ता है, एग्जैक्टली एंड वेरी एडिक्टिव। जी। तो सिनेर इसमें एक चीज आती है कि जैसे हमारे कुछ टाइटल्स हैं, चाहे वो प्रमोटर है, मेवन्स है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एसेज है, एबीओस एंड मेटन एबीओस। कितने टाइम क्या होता है कि कोई भी पर्सन वो शायद हायर टाइटल्स को ही सिर्फ वो लीडरशिप देखता है। सो व्हाट यू थिंक कि लीडरशिप जो होता है, इज इट पोजिशनल या एक ये स्किल सेट है, माइंड सेट है? राइट है, बिल्कुल है। तो उससे मतलब बिल्कुल है से मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो थॉट प्रोसेस की जो तुम बात कर रहे हो ना गुरसेवक, ये सिर्फ मे बी कम्युनिटी में नहीं है, ये कॉर्पोरेट्स के अंदर भी है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही लीडर कंसिडर किया जाता है, या फिर सोचा जाता है कि वो लीडर है जो हायर पोजीशन पे है। तो ये थॉट प्रोसेस सब जगह है, बट मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि अगर कोई यंग है और वो अभी उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है, तो क्या वो लीडर कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए? फॉर श्योर किया जाना चाहिए। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि लीडरशिप का किसी पोजीशन के साथ कोई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है, और लीडरशिप का किसी स्पेशल मतलब पोजीशनिंग और रैंकिंग से कोई इसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरा मानना ये है कि लीडरशिप इज मोर अबाउट द एक्शंस यू आर टेकिंग रादर देन द पोजीशन यू आर एट। ओके। सो अभी आपने जैसे कॉर्पोरेट एंड हमारी टीम और इस चीज के बारे में जब हमने बात किया, तो देयर इज अ पॉइंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक फाउंडर के लिए, इवन एक लीडर के लिए एक अच्छी टीम बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो ठीक है, कॉर्पोरेट के अंदर जो वर्किंग स्टाइल है वो मे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट अगेन अगर हम हमारे कम्युनिटी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अगर टीम बनाने की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी एक अच्छी टीम हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील कि इंसान, अगेन आपने जो बात बोली है कि आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, बट अगेन अनटिल और अनलेस आपके पास वो पावरफुल टीम नहीं है, सो आप ग्रो नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके लिए ही एक रिलेटेबल क्वेश्चन है। ज़्यादा क्राउड है इसलिए। सी मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें ना ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, वो टाइम पे हमको हमारी टीम में यूजुअली हमको लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी टीम में ऐसे पार्टनर्स हों जो मेरे से थोड़ा कम हो, Okay. ताकि मैं उनको कंट्रोल कर सकूं, ताकि मैं उनको लीड कर सकूं, ठीक। बट काइंड ऑफ डोमिनेंस कहें हम कि मैं किसी दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। ओके। तो जबकि मैं हर इंडिविजुअल को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम अपनी टीम के साथ बैठे हुए हो और तुमको अपनी टीम में अपने से स्मार्ट लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, का मतलब ये है कि तुम्हारा अप्रोच अपनी टीम को बिल्ड करने का राइट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आज भी जब मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मेरे को अपनी टीम के सामने थोड़ा बेवकूफ़ फील होता है कि मेरे को कम पता है। एंड ये एक बहुत अच्छा साइन है दैट शोज कि तुम्हारी टीम में तुमसे ज़्यादा कैपेबल लोग हैं। एंड अगर तुम सही में चाहते हो कि जो बिजनेस तुम कर रहे हो तुम उसको 10 गुना बड़ा करो, 20 गुना बड़ा करो, और ये लेट्स से 1000 गुना बड़ा करो, तो तुम्हारी टीम में ऐसे ब्रेन्स होना बहुत ज़रूरी है जो तुमसे ज़्यादा कैपेबल है। तो एक सेइंग है कि if you are the smartest in the room, then Okay. you are in the wrong room. ओके। सो इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि क्या आप कुछ एक हेल्दी और ग्रेट टीम के कुछ सिम्टम्स या कुछ चिन्ह या कुछ निशानियां हमें बता सकते हो कि अगर हम देखें तो वो मतलब कैसा होता है? जो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो एक हेल्दी टीम है उसमें ना मेजॉरिटी लोग जो हैं, चाहे वो तुम्हारे डिसीजन के साथ फुली एग्री ना करें, ओके। बट वो
वो अगर एग्री नहीं करता है वो तुम्हें बोलेगा, ठीक है, बट सिंस यू आर हिज लीडर, तो वो एग्री चाहे वो डिसएग्री करे, बट फिर तब भी वो अपने आप को कमिट करता है फॉर द लार्जर पर्पस। ओके तो ये मैंने एक बहुत पहली चीज देखी है। दूसरी चीज मैंने देखी है कि मोस्ट ऑफ देम आर एग्जीक्यूटर्स, वो Okay. एग्जीक्यूट भी करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि हमारी बात होगी और बात होने के बाद फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एग्जीक्यूशन हो रही है या नहीं हो रही। ये सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड थिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब तुम टीम में हो और लाइक माइंडेड लोगों के साथ हो तो डिसएग्रीमेंट्स होना बहुत नॉर्मल है ना। सिर्फ डिसएग्रीमेंट्स कहाँ पे नहीं होंगे, वुड बी दी ओनली प्लेस जहाँ पे लोग कंपेटेबल नहीं होंगे, है ना। अगर एक टीम सॉलिड है तो आई एम श्योर कि वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हैं तो आई एम श्योर डिसएग्रीमेंट्स होंगे। बट किसी भी चीज को स्पेशली बिजनेस रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स को पर्सनल ईगो पे नहीं लेना चाहिए। ओके और उसको दिल में नहीं बिठा लेना चाहिए कि अच्छा हमारा वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया तो अब मैं उसको दिल में लेके बैठा हूँ और इसीलिए मैं उस पर कुछ एक्शन भी नहीं ले रहा। ओके उससे फंडामेंटली किसी का भी सही नहीं होने वाला। इट विल ओनली टर्न इनटू मोर डार्कर स्पेस। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं कि डिसएग्रीमेंट होने के बाद भी दे आर कमिटेड टू थिंग्स एंड दे आर वेरी गुड एग्जीक्यूटर्स एंड द ईगो जो है वो किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं लेते हैं फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। ओके सो दे हैव दैट मैच्योरिटी कि अगर कोई पॉइंट अगर मैंने किसी के सामने रखा और सामने वाला पर्सन उसके साथ एग्री नहीं है, सो इट डज नॉट मीन कि वो मेरे साथ एग्री नहीं है। वो जो आइडिया मैं सामने रख रहा हूँ शायद वो उसको 100% उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। दैट इज द पॉइंट। 100%। ओके सो अब जैसे आप ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हो, एसोट के और भी एबीसीज होते हैं, मेगा इवेंट्स होते हैं, एएलसीज होते हैं, एंड रिसेंटली हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि आप कुछ पार्टनर्स के साथ एक्सपीरियंसेस के अंदर भी ट्रैवल कर रहे थे। सो आई वांट टू नो कि एक बहुत अच्छा हाई परफॉर्मिंग टीम बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सी मेरा पर्सनली मानना है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए मे बी मेरे को इंकरेजमेंट लगती है ना, कि कोई मुझको इंकरेज कर रहा है कि भाई ये करो। बट इंकरेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुरू करने के लिए लगती है, या लेट्स से कि जिसको मोटिवेशन बोलना, मोटिवेशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए ठीक है। बट जब मैं अपनी जर्नी में आगे जा रहा हूँ तो तब मुझे स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। और मुझे इस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि मेरी टीम को हाई परफॉर्मिंग क्या बनाएगा। एंड आई एम श्योर कि किसी की भी टीम को हाई परफॉर्मिंग मोटिवेशन नहीं बनाने वाली है। मे बी मोटिवेशन जो है वो काम करे जब मैं डाउन फील कर रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। बट हाई परफॉर्मेंस के लिए मेरे को स्किल रिक्वायर्ड है, मेरे को एजुकेशन रिक्वायर्ड है, मेरे को बिजनेस फंडामेंटल्स को जानने की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हाई परफॉर्मिंग टीम के लिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट भी जो हमने पहले बोला है, हाई परफॉर्मिंग टीम के लिए मेरे को स्किल पे उतना फोकस करना ज़रूरी है, मुझे एजुकेशन पे फोकस करना ज़रूरी है, और मुझे बिजनेस फंडामेंटल के साथ एथिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वैल्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि आई एम अ पार्टनर जिसने रिसेंटली इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, मे बी मैं आज एक प्रमोटर रैंक पे हूँ, या मैं एम्बेसडर रैंक पे हूँ, या मैं एक मेवन रैंक से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी को। सो अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि यार मुझे सक्सेस होना है, बट मुझे सक्सेस होने का एक फॉर्मूला चाहिए। सो इज इट, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक विनिंग टीम आपको बिल्ड करना अपने साथ, जिसके साथ आप बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस हो सकते हो, और उस टीम के अंदर जो आपको डेवलप करना है, दैट इज अ राइट एजुकेशन, राइट एथिक्स एंड राइट स्किल्स है। सो दीज आर द थिंग्स जिसको हमें अपने फोकस पे रखना जरूरी है। बिल्कुल, और साथ में राइट एटीट्यूड। ओके ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं बाय द वे आपसे यूं ही एक पर्सनली एक चीज जानना चाहता हूं। जब आपने 2011 के अंदर शुरुआत की, राइट नाउ वी आर सिटिंग इन 24,
तो 13 साल की जर्नी के अंदर भाई जब आपका लेवल ऑफ एंथुजियाज्म कैसा है? आपने एक चीज बोली आते ही बाल सफेद हो गए है ना, तो लोगों को ये लगता है कि यार जैसे बाल सफेद होने लगते हैं ना वो एनर्जी नहीं रहती। तो आप अपने आप को कैसे देखते हो कि यू आर लुकिंग योरसेल्फ मोर एंथुजियास्टिक अबाउट फ्यूचर जब आपने स्टार्ट किया था या वो कम हुआ है? सी यू नो 2011 की जो शुरुआत थी वो एकदम ही ना मैड एंटरप्रेन्योर वाली शुरुआत थी ओके कि जहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस इस चीज़ की तरफ है कि मेरे को शुरू करना है। बट आज 13 साल बाद मैं वो मैड एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। आज के टाइम पे मैं इन चीज़ों को डेफिनेटली फोरकास्ट करता हूँ कि जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। मैं इस चीज़ पे बहुत कड़ी नज़र रखने की कोशिश करता हूँ कि क्या जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बिजनेस फेवर में, कम्युनिटी फेवर में है या नहीं है। तो जो इंथुजियाज्म वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है पहले से। ओके बट जो मैड एंटरप्रेन्योर वाली जो एक होती थी कि बस जाके कर दो टाइप करके, आउट से कि सिर्फ मैच्योरिटी एज में ही नहीं आई है बल्कि उस मैडनेस में भी मैच्योरिटी आई है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं आज मैड नहीं हूँ, मैं आज भी मैड हूँ, बट आज मैं कैलकुलेटेड मैड हूँ। मैंने ये चीज पर्सनली आपसे इसलिए जानना चाहा बिकॉज कितने टाइम क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन बिजनेस की शुरुआत करता है तो अगेन फिर वही आपने जो चीज बताई कि वो एक मैड एंटरप्रेन्योर की तरह हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म के साथ बिजनेस में आता है। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे उसका लर्निंग और स्किल सेट डेवलप होने लगता है, कुछ लोग उस जर्नी के अंदर जाके अपना बिलीव, अपना कॉन्फिडेंस और अपना एंथुजियाज्म खोने लग पड़ते हैं। सो आप प्लीज इसमें कुछ अगर हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहें कि क्या आपकी जर्नी के अंदर भी कुछ ऐसा टाइम हुआ है जब आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये जो डायरेक्शन जो है इंटेलिजेंस और चीजों एक्सपीरियंस के साथ और लर्निंग्स डेवलप होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें उतने ही सेम तरीके के साथ डेवलप करते रहना जरूरी है, अपने एंथुजियाज्म को, कॉन्फिडेंस को। आपकी इसमें इनपुट क्या है? पहले तो थैंक यू वेरी मच मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो भी अपने बिजनेस जर्नी में आगे जा रहे हैं। उसी मैंने लो डेज हर किसी की लाइफ में आते हैं ना। इट्स लाइक जैसे मैंने पहले भी कहा कि 80% जो है वो बहुत बोरिंग है। राइट नाउ हम स्टेज पे बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली हम बहुत सारे पार्टनर्स हमें देख रहे हैं, ये वो 20% का पार्ट है। ओके बट द रेस्ट ऑफ 80% वो बहुत रिपीटेड है कि टू मेक श्योर लॉजिस्टिक टाइमली हो रहे नहीं हो रहे, तुम्हारी वेबसाइट सही चल रही नहीं चल रही है, एग्जैक्टली एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो बट ये चीज़ ज़रूर है कि जो भी पार्टनर आज लेट्स से वो एसॉर्ट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, मैं ना वापस आके उसी चीज़ पे कहूँगा कि जो रीज़न है ऑफ स्टार्टिंग उसको उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि और तुम ना अपने कॉमन में भी ये बहुत सुनोगे कि हे मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ या मैं लेट्स से फैक्ट्री खोल रहा हूँ। क्यों? बिकॉज किसी ने खोला है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। इट्स लाइक दूसरे को देख के अगर मैं अपनी शुरुआत करूँगा तो मैंने एक टाइप से अपना शुरू किया है, तो इसीलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने शुरुआत कैसे की है, बट विद टाइम मेक श्योर कि तुम अपना क्लियर पर्पस ढूंढो। बिकॉज बिजनेस में वो बिजनेस मूवीज़ की तरह ऊपर नहीं जाने वाला है। एग्जैक्टली तो वो एक बहुत ही अपने आप में वो कोई रॉकेट या कोई ऐसे यू शेप की तरह ऊपर नहीं जाएगा। इट विल हैज़ इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स। तो जब तो सब कुछ अप चल रहा है तब तो एकदम ही मजे वाला चल रहा है सब कुछ, अपन ही भगवान है। अपनी जगह ऐसे। बट द मोमेंट वो जो डिफिकल्ट टाइड है वो स्टार्ट होती है, कहीं पे चैलेंजेस आने चालू होते हैं, तो वो टाइम पे लोग बहुत जल्दी इसलिए गिव अप कर देते हैं या फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इज बिकॉज कि उनके पास कभी भी स्टार्ट करने के लिए वो पर्पस क्लियर नहीं था। Why I have started. एग्जैक्टली Okay. तो उस चीज़ को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर जितनी अच्छी क्लैरिटी
तुम्हारे पास उस वाई की है, यू विल सी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना डिफ़िकल्ट हो रही है जर्नी में, इट विल ऑलवेज पुश यू कि तुमने क्यों स्टार्ट किया है, एंड इट विल ऑलवेज पुश यू टू गो टुवर्ड दैट डायरेक्शन ओनली। ओके, सो बेसिकली जैसे हम बहुत सारे लोगों को हमने देखा, अभी एसेस को स्टेज पे आने का मौका मिला, उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे ऑन स्टेज बुलाया, तो मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ सा सामने देख रहा था, तो मैं भी इमेजिन कर पा रहा था उन चीज़ों को, रिमेंबर कर पा रहा था कि जब मैं इस प्रमोट हुआ, एबीओ प्रमोट हुआ इन बैक 2017, सेम हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे, तब मेरे मॉम डैड भी स्टेज पे थे। सो एक जब हम इस चीज को देखते हैं कि यार यहाँ से कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में खड़ा होता है, एंड आई थिंक वो चीज आपके लिए भी होगी कि देयर आर सो मेनी पीपल जो मे बी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी किसी भी पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू के नाम पे वो डायरेक्ट सेल्स को क्रिटिसाइज करने पे लगे होते हैं। सो हाउ यू लुक एट दीज पीपल, या अगर हम इस चीज को देखें कि वो जो नेगेटिविटी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर फेंकने पे लगे हुए हैं, सो आपका ओपिनियन क्या है इस चीज के बारे में? पहली चीज देखो, आज के टाइम पे ना इंटरनेट हर कोई ब्राउज कर रहा है, यूट्यूब हर कोई ब्राउज कर रहा है, इंस्टाग्राम हर कोई ब्राउज कर रहा है, एंड कोई भी टॉपिक उठा लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्पेसिफिकली डायरेक्ट सेल्स के बारे में है या वो किसी भी और चीज़ के बारे में है, तुम्हें उस पर ना नेगेटिव कंटेंट देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आराम से। एंड इसीलिए डायरेक्ट सेल्स कोई एक्सेप्शन नहीं है, उस पर भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो काफ़ी पॉजिटिव नहीं है, ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग कंटेंट है वो, और उससे भी फनी तब लगता है जब तुम किसी ऐसे यूट्यूबर को देखो जिसका डायरेक्ट सेल्स से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और अचानक ही वो देखता है कि अच्छा ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, चलो इस पे क्लाउड सर्फ किया जाए, इस पे वीडियो बना दिया जाए, एंड लोग वही कंटेंट ज़्यादा बनाएंगे जिससे उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, है ना। द फंडा इज़ वेरी सिंपल, एंड यूजुअली व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल मोर इज़ नेगेटिव, एंड हेंस no matter which social media you go to, you will find a lot of negative about everything, including direct sales. But साथ में 100% लोग क्लाउड सर्फर नहीं होते, उसमें से कुछ लोग हैं, जब मैं वीडियोस देखता हूँ वो बहुत ही लेजिट से वीडियोस होते हैं कि वो बहुत ही नाखुश है डायरेक्ट सेल से, और वो अपनी उस वीडियो को अगर मैं पूरा देखता हूँ तो उसमें अपनी कहानी भी सुना रहा होता है कि इसलिए मैं नाखुश हूँ, इस कारण की वजह से मैं नाखुश हूँ। See, we need to understand one thing कि जो मेरा अप्रोच है किसी को ऑनबोर्ड करने का, अगर मैं उसको अपॉर्चुनिटी सेल कर रहा हूँ, ओके, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है कि मैं उसको एक बोल रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वजह से स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्ट सेल्स, और उस डिस्ट्रीब्यूटर का या कम्युनिटी पार्टनर का कोई भी फोकस प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं है, वो एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा बिजनेस है, बट हर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से चल रहा है। ओके, एंड इंक्लूडिंग डायरेक्ट सेल्स, जो लेट्स से एसॉर्ट की बात करते हैं, जो एसॉर्ट का लॉयल्टी प्रोग्राम है या जो एसॉर्ट का इंसेंटिव प्रोग्राम है, वो प्रोडक्ट की सेल से ट्रिगर होता है। एग्जैक्टली। अगर लेट्स से कि साइन अप एकदम कंप्लीटली फ्री है, देयर आर नो चार्जेस किसी के भी साइन अप के लिए, आप एसॉर्ट की वेबसाइट पे जाओ, अपना फ़ोन नंबर डालो, आपका ओटीपी जनरेट होगा, आप ओटीपी एंटर करो, केवाईसी कंप्लीट करो, हो गया साइन। देयर आर नो चार्जेस एट ऑल। तो आप अगर पूरी दुनिया को भी साइन अप करा दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के साइन अप्स करवाए होंगे, है ना, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो ऊबर हो, ओला हो, भीम ऐप हो, 3600 जगह हमने साइन अप करवाए होंगे। बट अगर एसॉर्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर जो इंसेंटिव है
उसका जनरेट होने का सिर्फ और सिर्फ जो रीज़न है वो प्रोडक्ट्स की सेल है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट्स परचेज करता है, चाहे वो फिर आपका कम्युनिटी पार्टनर है और या फिर वो एक एंड यूज़र है, तब जाके ही इंसेंटिव जनरेट होता है। अगर इस क्लैरिटी के साथ हर एक पार्टनर अपने बिजनेस को प्रमोट करे रादर देन कि प्रोडक्ट को पीछे रखे और अपॉर्चुनिटी को आगे रखे, तो यू विल सी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या टाइप का कंटेंट इंडस्ट्री के बारे में देखा है, डायरेक्ट सेल्स के बारे में देखा है, उसकी थॉट में क्लैरिटी आएगी, उसको समझ आएगा कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअल में इज सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ना एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप उस रेस्टोरेंट में 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 3 दिन में खाना खाने चले जाते हो। नाउ द रेस्टोरेंट ओनर्स, जो रेस्टोरेंट ओनर है, टेल्स यू कि अगर आपके नोन लोग, आपके जो फ्रेंड हैं या आपके जो नोन लोग हैं, अगर आप उनको भी इस रेस्टोरेंट में इनवाइट करते हो खाना खाने के लिए, तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। आप जो खाना खा रहे हो उस पर डिस्काउंट दे दूंगा। और अगर आप लेट्स से 2 या 3 या 4 या 5 फ्रेंड्स को, 6 फ्रेंड्स को आप बोलते हो कि वो भी यहीं पे खाना खाएं, तो मैं आपका खाना जो है आपको फ्री में ही खाना आपको सर्व कर दूंगा। और अगर आपके 10-15 फ्रेंड आके यहाँ पे खाना खाते हैं, तो मैं आपको सिर्फ खाना फ्री में ही सर्व नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको इंसेंटिवाइज भी करूंगा। क्या आपको लगता है इसमें कुछ गलत है? No. तो मोर अबाउट द डायरेक्ट सेल्स, इट्स नॉट एक्चुअली द डायरेक्ट सेल्स, बट इट्स द अप्रोच ऑफ पीपल एक्सप्लेनिंग देयर इंसेंटिव प्लान टू द न्यू वंस। वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और टू बी ऑनेस्ट ये इंडस्ट्री वाइड ही बहुत रिक्वायर्ड है, आई स्ट्रांगली बिलीव। ओके, सो बेसिकली अगर हम बैक टू उसी सेम क्वेश्चन पे आते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि कौन क्या किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज को देखना जरूरी है कि कोई भी पर्सन अगर कोई कंटेंट पोस्ट कर रहा है, क्या वो कोई ऑथेंटिक पर्सन है जहां से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जब तक मुझे डायरेक्ट सेल्स का क्लैरिटी नहीं है, तो तब तक अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि हाँ यार ये भी तो सही बोल रहा है, इसकी बात तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है टाइप है ना। तो दैट इज द मेन रीजन आई थिंक जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जब उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज एक्चुअली डायरेक्ट सेल्स। और बेसिकली अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेल्स एक रिटेल सेल्स के पैरेलल बिल्ड हुआ पड़ा एक बिजनेस मॉडल है, जो आपको लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स भी देता है अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम और सेल करते हो। एग्जैक्टली। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी पर्सन का, स्पेशली अगर हम इस जैसे बहुत अच्छे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तो किसी भी पर्सन का यहाँ पे कामयाब होना, ग्रो करना, ओवर द टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करना और ना कर पाना, ये किस पे डिपेंड करता है? टू बी ऑनेस्ट, लार्जली अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। उसी पिछले 11-12 सालों में, 13 सालों में, ठीक, पिछले 13 सालों में मैंने बहुत सारे पार्टनर्स को देखा है, एंड मैंने ऐसे पार्टनर्स को देखा है जो बिगिनिंग में बहुत फास्ट थे, एंड देन विद टाइम वो उतने फास्ट नहीं रह गए, वो थोड़ा स्लो हो गए। मैंने ऐसे पार्टनर्स को देखा जो बिगिनिंग में काफ़ी स्लो थे, विद टाइम वो बहुत फास्ट हो गए। मैंने ऐसे पार्टनर्स को देखा है जिनको मैं डे 1 पे मिला एंड मुझे लगा कि ये तो स्टार पार्टनर है एकदम, एंड देन आई सॉ कि स्टार पार्टनर जो है वो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट देन एंड मैंने किसी ऐसे पार्टनर को देखा जिसको मुझे ऐसे लगा कि यार इस तो बहुत ही स्लो होने वाला है, बट देन सडनली ही और शी बिकेम द स्टार। तो देन आई स्टार्टेड आस्किंग कि ए सॉर्ट सबके लिए सेम है, ए सॉर्ट का लॉयल्टी प्रोग्राम सबके लिए सेम है, ए सॉर्ट की प्रोडक्ट एग्जैक्टली सबके लिए सेम है, तो ये क्या चीज़ है जो ये इतना वेरिएंस क्रिएट कर रहा है, इतना ड्रास्टिक आउटकम लेके आ रहा है। एंड आई रियलाइज कि इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आज स्टार्ट किया है तो मैं उनसे फास्ट हो जाऊंगा जो मेरे से आज 1 साल बाद स्टार्ट करेंगे, बट एज लॉन्ग एज मैं कंसिस्टेंट हूँ और मैं
स्ट्रेटजाइज कर रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। बिकॉज सी वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं समझ आने वाला है कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, एंड एट द सेम टाइम तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं समझ आने वाला है कि व्हाट इज़ गोइंग राइट। तो वट एवर इज़ गोइंग राइट उसको डबल डाउन करो, उसके ऊपर डबल काम करो, एंड वट एवर इज़ नॉट गोइंग राइट और गोइंग रॉन्ग उसको इम्प्रूव करो एंड कंसिस्टेंसी बना के रखो। बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव लर्न, मतलब मुझे 13 साल हो गए बिजनेस रन करते करते, एंड मुझे बड़ा जेलसी फील होता है जब मैं ये स्टार्टअप वर्ल्ड्स के फाउंडर्स को देखता हूँ, को फाउंडर्स को देखता हूँ कि 3 साल में उनकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है। तो मुझे अपने पे क्वेश्चन होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट देन आई टेल माई सेल्फ कि मुझे यहाँ तक जो लेके आया वो कंसिस्टेंसी है एंड इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे वो 2 चीज़ें हमेशा मेंटेन करके रखनी है कि मैं लगा रहा हूँ और मैं विद टाइम में इम्प्रूव करता हूँ। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि कोई भी पर्सन अगर इस इंडस्ट्री में या स्पेशली एसोर्ट के अंदर जब आता है तो वो आता तो किसी स्पॉन्सर के जरिए, बट वो कामयाब अपने स्पॉन्सर की वजह से नहीं होता है, वो उसके खुद के बिना रुके हुए लगातार किए गए प्रयास, एफर्ट्स और मेहनत है जिसकी वजह से वो एक दिन स्टार बनता है। बिल्कुल है, ये अगर द वन हु हैव, जिसने भी तुम्हें ए शॉर्ट से इंट्रोड्यूस किया है, अगर वो बहुत डेडिकेटेड होके तुम्हारे साथ एफर्ट डाल रहा है या तुम पे एफर्ट डाल रहा है तो तुम बहुत लकी हो। ठीक, उसको बोनस की तरह लेके चलो, बिकॉज हर किसी को इतने डेडिकेटेड रेफरीज नहीं मिलते हैं, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर किसी का है तो अपने आप को लकी समझो और उसको एक बोनस की तरह लेके चलो, बट उसको ये मत लेके चलो कि तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं, ऐसे मत लेके चलो। ओके, सो बेसिकली आई थिंक मैंने अभी आपने जो बात बोली उससे मुझे एक चीज और समझ में आई कि अगर कुछ लोगों को ऐसे स्पॉन्सर्स हैं उनके जो उनके लिए बहुत डेडिकेटली उनकी ग्रोथ के लिए एफर्ट्स डालते हैं तो उनको लकी फील होना भी जरूरी है। बट एट द सेम टाइम शायद कुछ लोगों को समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि आई थिंक यार आई एम नॉट वर्किंग विद द राइट पर्सन, है ना। सो अभी मुझे ये चीज भी सीखने के लिए नहीं मिली है कि अगर किसी को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि यार मेरा स्पॉन्सर सही नहीं है, बट वो किसी दूसरे के लिए वैसा अच्छा स्पॉन्सर बन जरूर सकता है ताकि सामने वाले को वो लकी फील आए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने जैसे लगातार एफर्ट्स, मेहनत करने की बात की, राइट डायरेक्शन में बिना रुके प्रयास करते रहने की बात की, तो एक चीज और भी आती कि अगर हम कंटिन्यूस ग्रोथ की बात करें तो उसके लिए किसी इंसान को क्या करना चाहिए? मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, कितने टाइम क्या होता है कि मैंने खुद अपनी जर्नी के अंदर इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कोई पर्सन सर्टन रैंक्स पे अचीव किया, उसने बड़े एंथुसियाज्म के साथ वो वहां पे पहुंचता है, मे बी एक रिलैक्सेशन और मे बी एक कंफर्ट और मे बी सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो वहां पे आके वो जर्नी स्लो डाउन हो जाता है। सो हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्पीड को, ग्रोथ की स्पीड को और बेटर कर पाए? एक सेइंग है जो मैंने बड़ों से ही सुनी है एंड मैंने इस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया कि जब तुम 9 सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो तुमको ना 10वीं सीढ़ी दिखाई देती है। किस ने ये सुना हुआ है ये डायलॉग? और लार्जली ये एक्सपीरियंस्ड एंड बड़े लोगों से आता है ना कि भाई जब तुम 9 सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो जाके तुम्हें 10वीं सीढ़ी दिखाई देती है। और मैं भी ऐसा ही सोचता रहा और एक दिन मैं 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आगे। एंड आई रियलाइज कि 9वीं सीढ़ी चढ़ने के बाद 10वीं सीढ़ी छोड़ो, मतलब पहली चढ़ने के बाद दूसरी नहीं दिखाई देती है। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि तुम कॉन्शियसली उसको ढूंढ रहे हो या नहीं ढूंढ रहे हो। अगर तुम नहीं ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी नहीं दिखाई देगी, दूसरी भी नहीं दिखाई देगी, 10वीं तो छोड़ देते। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मेरे को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मैं जहाँ पे पहुँच गया हूँ वहाँ से आगे जाने के लिए मुझे और क्या करना ज़रूरी है। मुझे अपने गोल्स खुद सेट करने ज़रूरी हैं, मुझे अपने लिए चीज़ें खुद बनानी ज़रूरी है। अदरवाइज़
अगर मैं ये सोचूंगा कि अच्छा 9वीं चढ़ूंगा तो 10वीं दिख ही जाएगी, तो तुम बहुत लकी हो अगर तुम्हें दिख गई तो। इसीलिए तुम्हें कॉन्शियसली ढूंढना पड़ता है। अगर लेट्स से इसको टारगेट्स की एग्जांपल में हम बात करें कि मैंने फलाना टारगेट्स मैंने अपने लिए बनाए हुए थे, एंड 2 साल लगा के 3 साल लगा के मैंने उन टारगेट्स को अकम्प्लिश कर दिया है, तो व्हाट नाउ? सेट न्यू टारगेट्स, सीधी सी बात है ना? बिकॉज ग्रोथ की जो सीलिंग है वो कभी नहीं आती है। यू कैन ऑलवेज फिगर आउट न्यू सीलिंग फॉर योर सेल्फ, एंड अपने आप को तुम और ग्रो करा सकते हो। बट अगर मैं ये मानूं कि मैंने सीलिंग हिट कर ली है, तो फिर तो एक बार कोई सीलिंग हिट कर लेता है तो फिर क्या होता है ना? रॉकेट जब ऊपर टकरा जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नीचे आता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि नए टारगेट्स अपने लिए सेट करो, अपनी जो सीलिंग है उसको और इंक्रीज करते रहो। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत लोग कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट। मेरा मानना है कि यूनिवर्स इज द लिमिट, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड स्काई, है ना? एंड यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग। तो कोई सीलिंग विलिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ तुमने कोई टारगेट सेट किए थे, गोल सेट किए थे, अगर तुम वहाँ पे पहुँच गए हो, देन उसके बाद आप आगे और गोल सेट करो अपने लिए, एंड फिर प्लान करो, एग्जीक्यूशन प्लान बनाओ, किस तरीके से तुमने उन गोल्स की तरफ जाना है, और उन पे काम करो। द मोमेंट यू रीच देयर, फिर और गोल सेट करो। लार्जली लोग क्या है कि वो रिटायरमेंट की बात कर रहे होते हैं, एंड मैं भी करता था। मुझे ध्यान है आज भी, जब मैं 2011 में आई वाज लाइक व्हाट 22 टाइप में था जब हमने ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, एंड मैं सोचता था कि भाई 30 मैंने रिटायर हो जाना है। बट जब मैं 30 पे पहुंचा तो आई रियलाइज कि 30 पे रिटायर होकर मैं क्या करूँगा। अगर सही में तुम पिछले 10 साल लगा के तुमने कुछ वैल्यूएबल बिल्ड किया है, तो नाउ थिंक कि तुम उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो, एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग। ओके, तो बेसिकली आई थिंक जो रिटायरमेंट शब्द है, हमें उसको ऐसे देखना जरूरी है कि जो भी पर्सन हमारे साथ आज यहाँ पे बैठे हैं, तो वो अगर अपने अर्ली 20s में, तो वो 30s में अपने आप को एटलीस्ट ऐसे देखे कि वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाए। बट अगेन रिटायर शब्द ही अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान की ग्रोथ को रोक देता है। बिल्कुल है ना? आई थिंक बहुत सही तुमने बोला है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज द राइट वर्ड ना, फाइनेंशियली स्टेबल इज द राइट वर्ड। बट रिटायर होने के बारे में मत सोचो। अगर सोचो कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सही में बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तुम्हें तो उस पर डबल डाउन करना चाहिए कि लेट्स से अगर मेरे इस एफर्ट की वजह से 1000 लाइफ इम्पैक्टेड हैं, तो मैं 10,000 कैसे करूँ, मैं उसको और 10 गुना कैसे करूँ, रादर देन थिंकिंग कि अब तो हो गया, अब मैं छुट्टी मनाने जाता हूँ। जी, कहते हैं कि अभी मुझे ये चीज़ दिमाग में आया कि कोई भी इंसान जब वो अपने लाइफ के बारे में सोचता है तो हर कोई ऐसा देखता है कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है। बट कहते हैं कि ये कामयाबी हमेशा एक अधूरी कामयाबी होती है। जब आप अपनी कामयाबी से बढ़कर दूसरे लोगों की कामयाबी के बारे में सोचने लग पड़े, वो एक एक्चुअल कामयाबी कहाई जाती है। सो जब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे एक हमारे साथ एक वर्ड है जिसको हम बिजनेस पार्टनर या डाउनलाइन बोलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो अपलाइन, डाउनलाइन और बिजनेस पार्टनर का जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, वो कैसा होना चाहिए? समटाइम्स वही होता है कि जो करेगा ना अपलाइन करेगा, एंड आई एम डाउनलाइन एंड आई एम वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स, वही डायरेक्शन देगा। सो व्हाट डू यू थिंक उसमें आपने भी बीइंग एन डिस्ट्रीब्यूटर टीम को बिल्ड किया, एंड देन क्या लगता है कि क्या उसमें आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं? क्या वो हमेशा ही ऐसा दिखता है कि नहीं यार सब अच्छा ही हो रहा है? मतलब कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली? जो अपलाइन डाउनलाइन ये जो रिलेशन है, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू वांट कि ये बहुत बेस्ट काम करे तुम्हारे लिए, तो अपना जो तुम्हारा डाउनलाइन है उसको ने अपने को फाउंडर की तरह देखो। दैट्स द वे टू गो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? एंड पता है कितनी बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा ये तो मेरी कम्युनिटी का पार्टनर है ना, ये तो मेरा टीममेट है, इसको तो मैंने स्पॉन्सर किया है, तो ये मेरे से ज़्यादा अच्छा कैसे सोच सकता है ना? और ये बहुत रबिश थॉट प्रोसेस है, ठीक है? विद टाइम हो सकता है कि जो तुम्हारा टीममेट है, तुम्हारा जो पार्टनर है, वो हो सकता है तुमसे अच्छा सोचना चालू कर दे, तुमसे अच्छा बन जाए, तुमसे बेटर उसकी एग्जीक्यूशन हो, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज तुमसे बेटर हो सकती है। तो द सिंपल आंसर टू दिस इज
कि अपने पार्टनर को एक को फाउंडर की तरह देखो, एंड जब तुम दोनों मिलके किसी भी चीज़ को को फाउंड कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि वो तो बड़ा ही अच्छा मतलब कुछ उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो तो हर दिन ही करके निकल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। को फाउंडर तुमको ना एक टाइप से बिजनेस के एंगल से कंप्लीट करता है। वो बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारे साथ डिसएग्री करेगा, इनफैक्ट तुम उसके साथ बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्री करोगे, बट अल्टीमेटली दोनों को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि साथ में मिलके ही ग्रो होएगा। एंड दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हर किसी को कि अपने पार्टनर को, अपने डाउनलाइन को अपने को फाउंडर की तरह देखना चालू करो, रादर देन कि मैं उसका सीनियर हूँ और वो मेरा जूनियर है। ओके, सो अब ऐसी ही कुछ चीज़ों की वजह से लाइक चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन रिलेशंस हो या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, या समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्टनर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है कि वो फाइनेंशियली इतना अच्छा करेंगे, तो वो जब अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अच्छा नहीं कर पाते तो कितने टाइम बहुत सारे लोग ऐसा भी डिसीजन बनाते हैं कि चलो एसोर्ट छोड़ के ना हम अपनी कंपनी बनाते हैं। एंड उनमें से मैक्सिमम लोगों को मैंने ये चीज करते हुए देखा है कि वो अपना टीम, अपना कंपनी बिल्ड करने के बजाय उनके लिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच होता है कि एसोर्ट कम्युनिटी को हम यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं, चाहे वो इक्का दुक्का परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाए, चाहे वो कहानी मारे कि 11 में एसोर्ट भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो आपका पर्सनली क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या पॉइंट है इसमें? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि वट एवर चॉइस उन्होंने बनाई हो वो उनके लिए काम करे, बिकॉज जो भी कम्युनिटी पार्टनर्स किसी भी लालच की वजह से या किसी भी एक्स्ट्रा बेनिफिट की वजह से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है समहाउ, बिकॉज एट द एंड उन्होंने अपनी जो बिजनेस जर्नी है वो कहीं ना कहीं ये सॉर्ट के साथ स्टार्ट की थी। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट कि आई होप कि वो अच्छा करें। बट मैंने एक चीज़ पर्सनली देखा है कि हमें ना 13 साल हो गए, 13 साल में अगर आज मैं खुद टाइम ट्रैवल करके 2011 में जाऊं और मैं रोशन से बोलूं कि 13 साल बाद ये सॉर्ट ऐसा होगा, ये कर रहे होंगे, इन्हीं चीज़ों पे काम हो रहा होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो आई थिंक मेरे को खुद नहीं बिलीव होगा कि सही में ऐसा हो रहा होगा। बट 13 साल बाद द रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं 1% ज़्यादा, 1.5% ज़्यादा, 2% ज़्यादा की वजह से ए सॉर्ट से अच्छा है, और जिसको बता रहा है वो मान भी जाता है कि भाई 1%, 1.5%, 2% की वजह से वो ए सॉर्ट से अच्छा है, तो ये ना बहुत ही बोगस आइडिया है, ये एकदम ही बुलशिट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज 13 सालों के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं बिल्ड किया है, वो तो हमने 2011 में बिल्ड कर दिया। एग्जैक्टली। हमने दुनिया भर के प्रोसेसेस बिल्ड किए, ठीक है, हमने दुनिया भर के ब्रेन्स को साथ में लगाया है काम करने के लिए। एंड घुमा फिरा के देखो, कोई अगर ए सॉर्ट को कॉपी कर रहा है और वो कॉपी करने के बाद कह रहा है कि हम ए सॉर्ट से अच्छे हैं, तो वो तो अपने आप में ही एक रबिश कॉन्सेप्ट सुनाई दे रहा है। एग्जैक्टली। बट मैं हमारे पार्टनर्स को ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें ना कभी नहीं रुकने वाली, तुम्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ये चीज़ सुनाई देगा। एंड स्पेसिफिकली अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेल्स में देर आर कंपनीज जिनको हम बड़ा परसीव करते हैं कि भाई ये बड़ी कंपनीज हैं, उनकी मैनेजमेंट भी इसमें बिलीव रखती है कि मतलब मैं वहाँ पे एक अच्छा लीडर है, मैं उसको बोलूँगा आके इधर ज्वाइन कर लो एंड ऑल दैट। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये रही है कि अगर मैं अपनी चीज़ों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ खुद से, तो मैं किसी और को ना ओपन ग्राउंड दे रहा हूँ कि वो मेरी ना तारीफ कर सके आराम से। देर आर सो मैनी थिंग्स जो हमने की हैं, और अगर हम नहीं करते तो डायरेक्ट सेल्स में वो कोई भी नहीं करता। एंड कुछ चीज़ों पे मैं जस्ट ऐसे हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगा। वी आर द फर्स्ट एवर डायरेक्ट सेल्स कंपनी एटलीस्ट इंडिया के अंदर जिसने न्यूट्रिशंस और कॉस्मेटिक्स से अपना बिजनेस शुरू नहीं किया।
हमने फैशन को सिलेक्ट किया। वी आर द फर्स्ट वन। आज हमारी कॉपीज दुनिया भर की कंपनीज कर रही होंगी, एंड इनफैक्ट आज के टाइम पे हार्डली कोई इंटरनेशनल कंपनी होगी जिनके इंडिया के बोर्ड में हमारे बारे में बातें नहीं होती हैं। हर कोई हमारे बारे में बात करता है कि एसॉर्ट करके एक कंपनी है, इन्होंने फैशन के साथ स्टार्ट किया। सो आपको मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा यहीं पे। सो क्या हम इस बात को ऐसे मान के चले कि एसॉर्ट की बातें दुनिया में होना शुरू हो चुकी हैं? 100%। एंड बाय द वे, सो हाउ यू फाइंडिंग द थिंग कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज जो डायरेक्ट सेल्स के अंदर है, सिर्फ हम ही नहीं, वो भी हमारे बारे में बात करते हैं। बिल्कुल है, और वो हमारे बारे में बात नहीं करते, वो हमारे बारे में डिस्कशन करते हैं अपने बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग में मैनेजमेंट भी नहीं बैठी होती, बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं। बोर्ड मेंबर्स आर द पीपल जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजमेंट को डायरेक्शन लेने के लिए कि किधर को जाना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट अस। एंड बाय द वे, जिन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर नॉट देसी कंपनीज ऑफ आवर सॉर्ट, दे आर ऑल इंटरनेशनल कंपनीज जो बाहर के किसी कंट्रीज से हैं। वो आके यहाँ पे हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर, और हमसे कई गुना पुराने हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। द अनदर थिंग इज, हम पहली कंपनी हैं हिस्ट्री में मेरे ख्याल से, मैंने ग्लोबल इतना रिसर्च नहीं किया, बट इंडिया के अंदर मेरे को पता है कि वी आर द फर्स्ट एवर कंपनी हिस्टोरिकली जो कंप्लीटली ऑनलाइन है। अदरवाइज सबने अपना कुछ ना कुछ ऑफलाइन रखा है। वी आर द फर्स्ट वन। उसके बाद वी आर देन अगेन द फर्स्ट वन जिसने कंपनीज के पास, जो टिपिकली डायरेक्ट सेल्स कंपनीज के पास उन्होंने हाउस फंड बनाया होता है, उन्होंने कार फंड बनाया होता है, उन्होंने ट्रैवल फंड बनाया होता है, बट वी आर दी ओनली कंपनी जिसने ग्रोथ फंड क्रिएट किया। एंड ग्रोथ फंड का फोकस जो रखा वो कम्युनिटी की एजुकेशन एंड हेल्थ की तरफ रखा। अदरवाइज वी कुड हैव, हम भी वो सेम पाथ सेलेक्ट कर सकते थे कि हम भी एक हाउस फंड बना दें, एक ये फंड बना दें, एक वो फंड बना दें, बट हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि बिजनेस करते बारी जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जब कोई एजुकेट होके कुछ कर रहा है, उसने कुछ अचीव कर लिया है, तो उसको सेलिब्रेट करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। एंड हेंस वी क्रिएटेड ग्रोथ फंड। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी जो वेंडर पार्टनर्स को लेके आया है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने ग्रूमिंग को एक फोकस बनाया है, मेंस ग्रूमिंग को फोकस बनाया है। बाय द वे गाइस, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी है राइट नाउ, उसमें उसका जो इंडिया में जो मार्केट साइज है वो मोटा अराउंड 7 to 8,000 करोड़ का मार्केट साइज है इंडिया के अंदर। और अगले 2 से 3 साल के अंदर ये 7 to 8,000 करोड़ का मार्केट साइज जो है वो अराउंड 15 to 17,000 करोड़ का मार्केट साइज बनने वाला है। दैट शोज कि कितने सारे मेंस अपनी ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं अभी। एंड दुनिया भर का कंपटीशन है इस कैटेगरी को एस करने में। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं। आई एम श्योर कि तुम अगर इंस्टाग्राम पे देखोगे तो दुनिया भर के एड्स आते होंगे कि ये मेंस ग्रूमिंग की प्रोडक्ट्स हैं, वो मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट हैं। और वी आर दी ओनली डायरेक्ट सेल्स कंपनी अगेन जिसने मेंस ग्रूमिंग की तरफ फोकस किया है, बिकॉज वी बिलीव हमारे पास कम्युनिटी में बहुत सारे मेंस पार्टनर हैं। एंड अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जिसका मार्केट साइज इतना बड़ा है, तो वी शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट उस कैटेगरी को हमारे बिजनेस में, ताकि हमारी कम्युनिटी भी उस 15-16,000 करोड़ के मार्केट का एक छोटा सा पार्ट अक्वायर कर पाए, रादर देन